इस प्रश्न में पूछा गया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। इसमें बोला गया है साधारण ब्याज। मान लीजिए कि वह मूलधन 1000 है, तो 10 वर्षों बाद वह कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब 10 वर्ष में यह दुगना हो गया, 2000 हो गया, तो इसका जो ब्याज है उसको अलग लिख देते हैं, 1000। अब फिर से जो 1000 था, क्योंकि साधारण ब्याज है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, तो 1000 का फिर से अगले 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2000। तो यहाँ से भी जो ब्याज है उसको इधर लिखेंगे। ये पहला ब्याज है, ये दूसरा ब्याज हो गया, 20 साल हो गया। उसके बाद फिर से जो मूलधन है 1000, उसका 10 वर्ष बाद ब्याज सहित कितना हो जाएगा, 2000। तो इसका ब्याज जब बाहर निकालेंगे तो 1000 इसका भी ब्याज बना। मतलब जो 30 वर्ष है उसमें 30 वर्षों में 3000 ब्याज का और 1000 मूलधन का, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 4000। तो 4000 कितना है, जो मूलधन लिए थे 1000 उसका 4 गुना है। तो 4 गुना कितने वर्षों बाद हो रहा है, 30 वर्ष बाद। तो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में 30 दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। माना कि क्रय मूल्य ए है और विक्रय मूल्य कितना है, बी है। तो इसमें बोला है क्रय मूल्य बराबर जो विक्रय मूल्य है उसका 20 गुना, मतलब 20% गुना नहीं, 20%। तो इतना हो गया। अब देखिए इस राशि को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जब पक्षांतर करेंगे, क्योंकि इसमें जो विक्रय मूल्य है मतलब बी, वह क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है यह पूछा गया है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणित ए बटे 20। अब यहाँ प्रतिशत है, मतलब नीचे क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे हम लोग 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करने पर इसके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नीचे में अब क्या हो गया, 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, और ऊपर में क्या हो जाएगा, 500 ए। बी बराबर 500 ए बटे 100। तो यहाँ बटे का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। तो कितना हो गया, बी बराबर 500% ए। मतलब जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब यहाँ क्या माने थे हम लोग, बी। तो बी बराबर 500% किसका, ए का, क्रय मूल्य का। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 500%। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न में बोला गया है, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपये की धनराशि 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 24 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बोला है और 6 वर्षों में दुगना हो रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, एक एक वर्ष के बाद वह जो धनराशि है वह क्या हो जाता है, वो भी मूलधन बन जाता है। जो ब्याज आता है वह जो मूलधन था उसमें जुड़ करके एक वर्ष बाद मूलधन बन जाता है। तो यहाँ बोला है कि 6 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है। तो 500 की राशि है, पहला जब 6 वर्ष हुआ तो दुगना हुआ, तो कितना हो गया, 1000 रुपया। उसके बाद जब अगला 6 वर्ष होगा तो यहाँ इसका दुगना हो जाएगा। पहले क्या करते थे, साधारण ब्याज में ब्याज को इधर लिख करके जो मूलधन है उसी का दुगना करते जाते थे।
लेकिन इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, तो यह ब्याज 6 वर्ष बाद जो ब्याज आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद इसका दुगना होगा, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 4000। फिर से अगला जो 6 वर्ष होगा उसमें इसका ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ 2000 था, 4000 नहीं, अब 4000 हो गया। ठीक है, अब अगला 6 वर्ष जब होगा उसमें यह फिर से कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो 8000 बन जाएगा। अब ये कितना हो गया, 6 चौक 24, तो 24 वर्ष में कितना हुआ, 8000। तो 24 वर्ष बाद यह कितना हो जाएगा, 8000। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 8000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से जरूर देखिए और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ दिया है कि जो एल और एम है वह समांतर है। जब भी कोई समांतर रेखा रहता है उसमें अगर हम लोग एक ऐसा रेखा खींचते हैं जो दोनों समांतर रेखा को काटता है, तो उस रेखा द्वारा जो बनाया गया कोण होगा, तो यहाँ जो कोण बनेगा वह यहाँ भी बनेगा। ठीक है, और यहाँ जो कोण बनेगा वह यहाँ भी बनेगा। वैसे यहाँ जो कोण बन रहा है वो यहाँ भी बनेगा और यहाँ जो कोण बन रहा है वह यहाँ भी बनेगा। और सम्मुख जो कोण रहता है वो भी क्या रहता है, बराबर रहता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 120 है तो यहाँ भी सम्मुख कोण कितना हो जाएगा, 120। मतलब x धन x बराबर कितना हो जाएगा, सम्मुख कोण तो 120 अंश, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो गया तो 60 अंश। वैसे ही यहाँ देखिए ये दोनों समांतर रेखा है, तो इस वाले एंगल का मान कितना हो जाएगा, 120 अंश। और ये जो एंगल है दोनों मिलकर कितना बना रहा है, 180 अंश। ठीक है, तो 180 में 120 घटाएंगे तो किसका मान आ जाएगा, जो जेड है उसका मान आ जाएगा। चलिए इसको टोटल करते हैं, इन तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो 120 धन जेड बराबर 180 अंश, तो 2z बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 60 अंश हो जाएगा और जेड बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। अब यहाँ से हमें x और z का वैल्यू मिल गया, तो a का वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, x धन z धन a, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो x का मान 60, x का मान 60 और z का मान कितना आया, 30। तो a का मान कितना हो जाएगा, 60 और 30 90, और a बराबर 180 ऋण 90, तो 90 अंश हो गया। अब चलिए a का मान निकल गया, अब b का मान चाहिए। तो b के मान के लिए क्या करना पड़ेगा, t का मान पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 130 अंश है, यहाँ भी 130 अंश का कोण बनेगा, तो t धन 130 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्योंकि ये वाला जो एंगल है वह कितना हो जाएगा, टोटल 180 अंश। तो 2t बराबर कितना हो जाएगा, 50 अंश, और t बराबर कितना हो जाएगा, 25 अंश हो गया। अब ये जो t है और z है तो b फाइंड कर लेंगे, क्योंकि z का मान हमें पता है और t का मान भी पता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो z धन b धन t, यहाँ का ये तीनों जो एंगल है उसका योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो चलिए मान रखिए z का मान कितना है, 30 अंश, और b का मान कितना है फाइंड करना है, और t का मान कितना है, 25 अंश बराबर 180 अंश।
तो b बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश ऋण 55 अंश, 5 2 1, 125 अंश। अब देखिए कोण ए और बी को जोड़ना है, तो ए का मान हो गया 90 अंश, धन बी का मान कितना आया? 125 अंश। तो कितना हो जाएगा? 215 अंश। ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में 215 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 देता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। माना भाज्य x है तो x बराबर, और जो भाज्य है संख्या दिया नहीं है कि कौन सा संख्या भाग जा रहा है, तो वह उसको p ले लेते हैं, गुणित नहीं, भाजक दिया है भागफल नहीं दिया है, भागफल p लेते हैं, और भाजक क्या है? ये भाग दे रहा है, तो 171 धन शेषफल कितना आया? 40। अब बोला है कि 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो ये तो 19 से भाग चला जाता है, ठीक है, 9 बार में। और देखिए इसमें अब इसको भी भाग देना पड़ेगा 19 से, तो 19 दूनी 38 2 बार में जा रहा है, और बच कितना रहा है? इसमें 2 शेष बच रहा है। तो इसमें तो कोई शेष नहीं बच रहा है, इसमें ही शेष बच रहा है। अतः शेषफल क्या आएगा? अगर 19 से भाग दिया जाए उस संख्या को तो शेषफल 2 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है 2013 का घात 2019 के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ये जो अंदर का संख्या है उसका बाकी का अंक मायने नहीं रखता, मात्र जो इकाई का अंक है वही मायने रखता है। तो यहाँ हम 3 को लेकर चलेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। चाहे कितना भी लंबा संख्या रहे, अगर इकाई अंक पूछा है तो इकाई को लेकर ही चलना है। अब क्या करते हैं? 3 का घात 2019। अब अगर 3 का घात 2 करें तो कितना आता है? 3 त्रिक 9, और 9 का घात 2 करें तो कितना आता है? 81। मतलब इकाई में कितना आ गया? 1। अब अगर हम लोग 81 का घात 2 करेंगे तो इसके इकाई में हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसका कितना भी हम लोग घात बढ़ाते जाएं, इकाई में कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब ये कि यहाँ 9 का घात 2 है, मतलब क्या है? 3 का घात 4 बराबर कितना आ रहा है? 81। तो इसको अगर हम लोग 3 के घात 4 में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? चलिए तोड़ते हैं। 2019 बटे 4, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, धन कितना बच रहा है? यहाँ 3 शेषफल बच रहा है। तो हम लोग 3 का घात 2019 है, उसको क्या लिख सकते हैं? 3 का घात 4 गुणी 3 का घात 3, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाएगा अगर आधार समान है तो। अब देखिए 3 का घात 4 बराबर कितना होता है? 81, और 81 का घात इतना गुणित 3 का घात 3 कितना होता है? 3 त्रिक 9, 9 तिया 27। अब देखिए इसके घात में कितना भी रहे, अगर इकाई में 1 आ गया तो इकाई में कितना आएगा? 1 गुणित इसके इकाई में कितना है? 7। और हमें पूछा क्या है? इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो कितना आ रहा है? 7। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो दोनों संख्या उसमें क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या है। कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा भाग देने पर इतना आएगा? मतलब इसका महत्तम समापवर्त निकालना है हमें।
तो इसको इससे भाग देंगे। सबसे पहले एक बार में जाएगा, 2 और ये कितना हो गया 6। उसके बाद इस 620 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1240। 1240 घटाइए 1 और 3। अब इस जो 620 है, 620 को इससे भाग देंगे तो कितने बार में चला जाएगा यह 2 बार में, मतलब पूर्णतः भाग जा रहा है। नीचे में शून्य शून्य आ जाएगा। तो यही जो लास्ट भाजक है वही हमारा क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 310 है, जिससे इन दोनों संख्या को भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 5 शेषफल बचते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।